नमस्कार। मनी मंत्र के एक और विशेष अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और मनी मंत्र में हम आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं, आपको जानकारी देते हैं, जागरूक करते हैं। और आज इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्संस है, यानी आज का दिन बुजुर्ग व्यक्तियों को समर्पित है। तो हम भी आज उन्हीं से जुड़े विषय पर बात करेंगे कि सीनियर सिटीजन्स और बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए निवेश के क्या अवसर हैं, वो बाजार में कहां और कैसे निवेश कर सकते हैं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए निवेश की कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं और कहां से वे सुरक्षित निवेश कर सकते हैं। ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान्स चुनते समय किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है, तो इन्हीं सब पहलुओं पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे अपने विशेष मेहमान से। हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका तारुफ आपसे करा दें। हमारे साथ जुड़े हुए हैं धीरेन्द्र कुमार जी, जो कि CEO हैं वैल्यू रिसर्च के। धीरेन्द्र जी, बहुत स्वागत है आपका। और दर्शकों, आप भी हमारे इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमें फोन कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारी फोन लाइनें खुल गई हैं। हमारा फोन नंबर नोट कर लें, 011-233-87031। नंबर एक बार और नोट कर लें, नंबर फ्लैश भी करेगा, 011-233-87031। ये नंबर हमारी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है। और इस चर्चा की शुरुआत करते हैं धीरेन्द्र कुमार जी के साथ में। धीरेन्द्र कुमार जी, सबसे पहले तो जब हम सीनियर सिटीजन्स के लिए निवेश की बात करते हैं तो एक अक्सर मन में लोगों के होता है कि एक उम्र निकल गई तो अब बाजार में निवेश कैसा, अब शायद अवसर उनके लिए नहीं बचे। क्या ये सच है और क्या सीनियर सिटीजन्स निवेश कर सकते हैं, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो भी निवेश कर सकते हैं? नहीं, एक तो ये सच नहीं है और दूसरा कि ये बड़ा नुकसानदेह है। ये सोच बहुत नुकसानदेह है जी। मैं कि ये उदाहरण के तौर पे बताऊंगा कि अगर आप मान लीजिए आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास 1 करोड़ रुपया और आप 5 साल पहले रिटायर किए थे और आपने एक डिपॉजिट किया, पूरी तरह से सुरक्षित डिपॉजिट, और उससे जो डिपॉजिट से आमदनी होती है उस पर टैक्स कटने के बाद आपको कुछ पैसा बचता है और वो काफी होता है आपके लिए। वो आज काफी होता है, 5 साल के बाद वो काफी नहीं होगा क्योंकि महंगाई बढ़ती रहेगी जी। लेकिन 5 साल के बाद भी आपकी आमदनी वही रहेगी, टैक्स शायद कम हो जाए या उतना ही रहे। और अगर आपकी आमदनी बराबर होती है, अगर आपकी आमदनी कांस्टेंट रह जाती है रिटायरमेंट में भी और काफी कैपिटल होने के बावजूद भी, तो ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह है। बहुत जल्दी एक ऐसी स्थिति आएगी कि आप अपनी पूंजी कंज्यूम करने लगेंगे और वो कैपिटल कंज्यूम होते होते अगर आप जीवित रहे और आपकी पूंजी खत्म हो गई तो इससे भारी दुखदाई स्थिति किसी की नहीं हो सकती जी। इसलिए जरूरी है कि आपका कुछ भाग ऐसे निवेश में जरूर रहे जो महंगाई को बीट कर पाए, आपके कैपिटल को बढ़ाने में मदद करे। और वो फिक्स्ड इनकम नहीं होता है, वो फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं हो सकता है, वो डेट फंड नहीं हो सकता है, वो बॉन्ड्स नहीं हो सकते हैं। इसलिए रिटायरमेंट में एक छोटा भाग, अगर आप अपनी पूंजी पे निर्भर हैं आमदनी के लिए, तो आपके लिए कुछ पैसे का इक्विटी में होना जरूरी है जी। निश्चित तौर पर तो निवेश के क्या सुरक्षित विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि उस उम्र में कई बार ये एक मानसिकता भी होती है और जरूरी भी है कि निवेश जो वो करें वो सुरक्षित हो। तो क्या सुरक्षित विकल्प हो सकते हैं और तमाम सरकारी योजनाएं भी हम देखते हैं कि वो सामने दिख रही हैं? जी हाँ, वो तो आपका फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल होना चाहिए, वो आपका अनिवार्य पार्ट है जी। कि सबसे पहले आपके पास सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो जिसपे अधिकतम रिटर्न मिलता है जी और पूरी तरह से सुरक्षित है। उसके बाद प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है जिसमें कि आप 10 लाख रुपए तक का अधिकतम निवेश कर सकते हैं जी। उसके बाद पोस्ट ऑफिस का MIP जिसमें कि आप और आपके स्पाउस मिलकर के 9 लाख रुपए कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो पैसा है ये करीब 35-40 लाख रुपया हो जाता है। अगर आपके पास इतनी पूंजी है तो सबसे और निश्चित आमदनी चाहिए और इससे आपकी जरूरत पूरी हो जाती है, तो ये आपका पहला चीज होना चाहिए। इसके बाद का जो पैसा है आपको देखना चाहिए कि आपकी मासिक आमदनी या सालाना आमदनी की जरूरत क्या है, उसके लिए फिक्स्ड इनकम निवेश कितना होना चाहिए, और उससे ज्यादा अगर आपके पास जो भी पैसा है वो आपका पैसा जरूरी मेथोडिकली इक्विटी में लगा होना चाहिए। नहीं तो ये पैसा काफी नहीं होगा, अभी भले ही काफी हो पर भविष्य में काफी नहीं होगा आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए।
बिल्कुल। तो ये भी समझना चाहेंगे कि किस उम्र के व्यक्ति तक निवेश कर सकते हैं, यानी कि किस पड़ाव तक, या किस जो अपर लिमिट है वो कहाँ तक है, और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो किस तरह से, उनकी क्या स्कीम्स हैं उनके बारे में बताएं। हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको थोड़ा गाइड करें कि अगर वो निवेश करना चाहें तो कहाँ और कैसे कर सकते हैं। नहीं, सबसे पहले उन्हें निर्धारित करना चाहिए कि आपके पास पूरी पूंजी क्या है, उसको एक जगह पे आप जोड़ लीजिए। क्योंकि बहुत अधिकतर लोगों के पास कोई प्लान नहीं होता है, एक एडहॉक प्लान होता है कि थोड़ा यहाँ लगा दिया, थोड़ा वहां लगा दिया, किसी ने कुछ बताया उसमें लगा दिया। और जरूरी ये है कि आप सब चीज को जोड़ें और देखें कि आपकी आमदनी की जरूरत कितनी है। आमदनी की जरूरत के हिसाब से उतनी पूंजी लगाएं जिससे कि आपको निश्चित आमदनी, ये जो मैंने पहले आपको 3 चीज बताया, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, प्रधानमंत्री वंदना योजना और पोस्ट ऑफिस MIP, इसमें पहले लगाएं। उससे ज्यादा जो रकम है, अगर उसका जरूरत, आपकी आमदनी की जरूरत पूरी हो जाती है तो वो पैसा इक्विटी में लगना चाहिए। और इसके लिए जरूरी है कि आप अपने पैसे को कंसोलिडेट करें। बहुत सारे लोगों का कोई स्ट्रैटेजी नहीं होता है जी। इन चीजों को कंसोलिडेट करना, बैंक में आपका पैसा कितना होना चाहिए और जो कि एक्सेसिबल हो, तो ये आपके पास एक प्रायोरिटी होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का, कि कौन सा पैसा आपका इमरजेंसी का पैसा है, कौन सा पैसा आपके आमदनी जनरेट करने के लिए, और कौन सा पैसा आपके वृद्धि के लिए है। और ये अगर तीनों चीजें अगर आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है, उस हिसाब से ये पैसा अगर निवेश नहीं हुआ है तो आपको निराशा होगी। काफी पूंजी होने के बावजूद भी आपको निराशा हो सकती है। जी, एक बात और समझना चाहेंगे कि क्या म्यूचुअल फंड्स और शेयर मार्केट्स, इसमें भी निवेश के अवसर हैं जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए? तो अगर वो म्यूचुअल फंड्स लेना चाहते हैं या शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो किस तरह से वो इसकी शुरुआत कर सकते हैं? जी हाँ, म्यूचुअल फंड आपके लिए, ये जो ग्रोथ का जो एलोकेशन है, जो मैं कह रहा था कि आपकी आमदनी की जरूरत जब पूरी हो जाए फिक्स्ड इनकम में लगाने के बाद, तो जो पैसा आपको इक्विटी में लगाना है वो इक्विटी में लगाना आपके लिए अनिवार्य है। इक्विटी में लगाना आपके लिए अनिवार्य है क्योंकि वही एक ऐसा एसेट है जो कि महंगाई से आपको जूझने में मदद करेगा। लेकिन लंबे समय में, कम समय में ये बहुत ही खतरनाक होता है। अगर आप 3 महीने 6 महीने में इससे रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं, और उसके लिए जरूरी है कि आप अपने रिस्क को कम करने के लिए आप डाइवर्सिफाई करें। म्यूचुअल फंड एक बहुत ही यूजफुल व्हीकल साबित होता है आपके रिस्क को कम करने में, डाइवर्सिफाई करने में, और सुविधाजनक तरीके से कि आप छोटी रकम से एक बड़ी पूंजी इकट्ठा कर सकते हैं या मेथोडिकल तरीके से आप लगा सकते हैं। क्योंकि जैसे आप स्टॉक मार्केट में जाते हैं, स्टॉक्स में लगाते हैं, अगर आपके पास जानकारी है, अगर आपका कोई ऐसा बैकग्राउंड है, आपके पास समय है और आपको जानकारी भी है, तो जरूर लगाना चाहिए। उस समय आप वही सारी चीजें करेंगे जो कि एक फंड मैनेजर करता है। लेकिन अगर वो नहीं है तो आपको स्टॉक मार्केट में सीधे कभी नहीं निवेश करना चाहिए, एक म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। और म्यूचुअल फंड में भी जरूरी है कि आप कभी भी एक साथ बड़ा पैसा न लगाएं। बड़ा पैसा लगाने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि बाजार कम समय में कहीं भी चला जाता है, डूब जाता है या बहुत रफ्तार से बढ़ जाता है जी। और जब ऐसा होता है तब पहली बार, और खासकर रिटायरमेंट में अगर कोई व्यक्ति है और उसका जब पैसा बहुत रफ्तार से गिर जाता है लगाने के तुरंत बाद, तो आप घबराहट में अपना पैसा निकाल लेते हैं और वो आपका नुकसान परमानेंट हो जाता है जी। इसलिए जरूरी है कि आपके पास बड़ा रकम अगर हो भी तो भी आप उसको धीरे धीरे लगाएं, और इक्विटी में से डरने के बजाय उसके रिस्क को नेविगेट करने का आपके पास क्लियर रोड मैप होना चाहिए, और वो यही है। म्यूचुअल फंड में लगाएं, धीरे धीरे लगाएं, और वही पैसा लगाएं जिससे आपको आमदनी की जरूरत नहीं होगी। जी जी जी। तो म्यूचुअल फंड्स में जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं वो किस तरह से निवेश कर सकते हैं, और क्या जो आपने कहा कि डाइवर्सिफाई करें, साथ ही साथ एक साथ सारा पैसा एक जगह ना लगाएं, इन सब विषयों पर आगे चर्चा अपनी करेंगे। लेकिन हमारे साथ में एक कॉलर जुड़े हुए हैं, गुजरात राजकोट से कॉल कर रहे हैं, दीपेश जी। दीपेश जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। सर, मेरी उम्र है 52 सर जी, और मेरे पास अभी 8 लाख फंड पड़ा है, और 8 साल के लिए वो फंड मेरे को अभी नहीं चाहिए जी। तो मैं इक्विटी में पैसा लगाऊं तो मैं कैसे लगाऊं, मेरे को गाइड कीजिए सर। जी, धीरेन जी, आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं। जी, इक्विटी में ये पैसा जरूर लगाएं, किसी कंजर्वेटिव इक्विटी फंड में लगाएं, और इस पैसे को अगले 12 महीने में डिवाइड करके लगाएं, एक साथ न लगाएं, क्योंकि जो बाजार का रुख है ये बहुत ही
हतोत्साहित कर सकता है किसी भी व्यक्ति को पैसा लगाने में। और इसके लिए जरूरी है कि आप एक ऐसे फंड में पैसा लगाएं जो पूरी तरह इक्विटी बाजार में जब धाराशायी हो जाता है कम समय में, तो आपका पैसा उस तरह से न गिरे। चूंकि आप 62 साल के हैं और आपको 8 साल के लिए लगाना है, और अगर आप 1 साल लगाते रहते हैं तो आपकी पूंजी लगी रहेगी 7 साल ही। इसके लिए मेरी सलाह होगी कि आपको कंजर्वेटिवली किसी अग्रेसिव, ये ऑल इक्विटी फंड नहीं होगा, ये यहाँ पे भी गिरावट होगी लेकिन वैसी नहीं होगी। और अगर आप 12 महीने में लगाते हैं तो बाजार के शिखर में इस पे सारा पैसा लगाने की संभावना को काफी घटाया जा सकता है। हो सकता है इसका नुकसान भी हो कि आप लगाएं, आप ना लगाएं और बाजार बढ़ जाए, लेकिन उस अफसोस को से आपको कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए। इसलिए मेरी सलाह होगी कि आप 1 या 2 फंड का चुनाव करें, जो कि अग्रेसिव हाइब्रिड फंड इन्हें कहा जाता है। इनका 3/4 पैसा इक्विटी में लगा रहता है, 1/4 पैसा फिक्स्ड इनकम में लगा रहता है। और जब बाजार गिरता है तो ये उस रफ्तार से नहीं गिरता है। तो 12 महीने में 4-4 लाख रुपया 2 फंड में लगाएं, और वो अगले 7 साल तक जब इन्वेस्टेड रहेगा तो मुझे उम्मीद है कि आपके फिक्स्ड इनकम रिटर्न से काफी अच्छा रिटर्न आपको यहाँ से मिल सकता है। जी, दीपेश जी को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, और इसी तरह से जो तमाम हमारे सीनियर सिटीजन्स इसको देख रहे हैं वो भी सेटिस्फाई हुए होंगे। मैं समझना चाहता हूँ, जो म्यूचुअल फंड्स की आपने बात की, तो किस तरह से इसको समझना चाहिए, किस तरह से जो एक सीनियर सिटीजन है, या जैसे अभी दीपेश जी ने बताया जो 50-55 की वय तक पहुँच रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए भी जिसको कहते हैं कि जो अप्रोचिंग एज है, उस लिहाज से भी उनके लिए भी क्या अवसर हो सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में? म्यूचुअल फंड हर किसी के लिए हो सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड कोई ऐसा नहीं केवल इक्विटी में लगता है। अगर आपके पास कोई, और जरूरी ये है कि जैसा इन्होंने सवाल किया, जिस तरह से सवाल किया था उस तरह से सवाल करना बड़ा जरूरी है कि आपका समय, आपके पास समय कितना है। हाँ। और आपकी उस पैसे से जरूरत क्या है। अगर ये जो सवाल पूछ रहे थे कि इनको 8 साल तक इस पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर ये पूछते कि इनके पास 25 लाख रुपया है और इससे उनको अगले 6 महीने के अंदर हर महीने आमदनी की जरूरत होगी, तो मेरी सलाह बिल्कुल अलग होती। तो ये आपको सबसे पहले ये बारीकी से निर्धारित करना है कि आपको अपने पैसे से क्या चाहिए। दूसरा, ये इस पैसे की जरूरत कब तक आपको नहीं होगी, इस पैसे से क्या आपको आमदनी की जरूरत होगी। अगर आप ये निर्धारित कर लेते हैं और उस हिसाब से आप निवेश करते हैं तो आपका रिस्क काफी कम हो जाता है। अधिकतर लोगों की शुरुआत यहाँ से नहीं होती है। आमतौर पे लोगों को धारणा है कि किसी एक्सपर्ट को ये जानकारी है और वो आपको बताएगा और आपके साथ कुछ जादू होना शुरू हो जाएगा। जादू में विश्वास ना करें। कोई एक्सपर्ट के पास ऐसी जानकारी नहीं है जो आपको बता पाए कि आपके पैसा लगाने के तुरंत बाद वहां किस रफ्तार से पैसा बढ़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जरूरत के हिसाब से निवेश करें, और बहुत सारे व्हीकल, अगर आपके पास कुछ दिनों का पैसा है उसके लिए लिक्विड फंड और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड, कई सालों के लिए पैसा लगाना है तभी आप इक्विटी में लगाएं। आमतौर पे निवेशक देखते हैं कि पिछले हाल फिलहाल 6 महीने, साल भर, 1.5 साल में कहाँ पे ज्यादा रिटर्न मिला है और लोग वहां पे निवेश करते हैं। ये निवेश करने का सबसे नुकसानदेह तरीका है। जी, निश्चित तौर पर तो इन चीज़ों को भी समझने की ज़रूरत है। और हमारे साथ में एक कॉलर जुड़े हुए हैं झारखंड से, ओम प्रकाश जी हमको कॉल कर रहे हैं। जी ओम प्रकाश जी, पूछिए अपना सवाल। सर, मेरा प्रश्न है, म्यूचुअल फंड में जो हाइब्रिड फंड है उसके भीतर सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के साथ अगर कोई सीनियर सिटीजन अपने रिटायरमेंट मनी को इन्वेस्ट करता है तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या लॉस हैं, थोड़ा, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा जानकारी रहती नहीं है। जी धीरेन जी, ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है आपके लिए आमदनी डिराइव करने का अपने निवेश से। हाइब्रिड फंड में इसलिए पैसा लगाना चाहिए क्योंकि आपका एक छोटा भाग हमेशा इक्विटी में लगा रहता है या बड़ा भाग लगा रहता है। दूसरा कि तो आपके पैसे को महंगाई से फाइट करने के लिए या उससे जूझने के लिए, उसके रिटर्न को बीट करने के लिए उसमें प्रावधान है। ये सिंपल है, आपको रोज रोज रीबैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड भी लिया है तो उसमें 75% पैसा आपका इक्विटी में रहेगा, 1/4 पैसा 25% इक्विटी में डेट में रहेगा। और आप जब इक्विटी बढ़ जाएगा तो वो फंड ही है उसको कम कर देगा। जब इक्विटी कम हो जाएगा तो डेट से पैसा निकाल के इक्विटी में खुद ही कर देगा। आपको इसमें कुछ इंटरवीन करने की जरूरत नहीं होगी। दूसरा, जब बाजार धाराशायी होता है उस समय
नए निवेशक और खासकर ऐसे निवेशक जो रिटायरमेंट में हैं, उनके लिए ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग होता है, उनके लिए ये बहुत ही निराशाजनक होता है। वो घबराहट में अपना पैसा निकाल लेते हैं, जिससे कि एक चीज एक निवेश जिससे कि भारी फायदा हो सकता है, उससे उनका नुकसान होता है। नुकसान ही नहीं होता है, वो हमेशा के लिए डर के कभी नहीं लगाते और इससे बचे रह जाते। तो हाइब्रिड फंड में जरूर लगाना चाहिए। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान एक बेहतरीन तरीका है आपके लिए टैक्स एफिशिएंट तरीके से पैसा निकालने का। आप निर्धारित कर लेते हैं, अगर किसी के पास अगर कोई भी पूंजी हो और अगर 4 से 6% तक का आप सालाना विड्रॉल करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपके पास ये पैसा कभी खत्म नहीं होगा। और यही नहीं, आपकी आमदनी हर साल बढ़ पाएगी या कम से कम 1-2 साल पे रिवाइज हो पाएगी। अगर मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा ये एक्सप्लेन करने के लिए, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया भी हो और आपको लगे कि ये बहुत बड़ी रकम है और इससे अगर आप 6 लाख रुपया सालाना निकालते हैं, तो ये 50,000 रुपए की मासिक आमदनी होगी, जो कि लगेगा कि काफी अच्छा है। और इससे अगर आपकी जरूरत पूरी हो जाती है तो अच्छा है भी, लेकिन ये 50,000 काफी नहीं होगा 5 साल के बाद, ये 50,000 काफी नहीं होगा 10 साल के बाद। तो इसलिए आपको एक ऐसा निवेश करना चाहिए जहां पे आपकी पूंजी बढ़े, ताकि बढ़ती पूंजी का अगर 6% अगर आप निकालें तो आपकी आमदनी बढ़ती रहेगी, और वो ही ये हाइब्रिड फंड दे पाने में सक्षम है जी। अब ये निर्भर करता है कि आपके पास 3 तरीके के हाइब्रिड फंड है, एक अग्रेसिव है, एक कंजर्वेटिव है और एक बैलेंस्ड है। इसमें आप निवेश करें, इसका चुनाव आप इस पे करें कि अगर आपको अभी आमदनी की जरूरत नहीं है, अगले 5 साल तक आप कंजर्वेटिवली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में पैसा निवेश करें। अगर आप रिटायरमेंट में हैं और आपको 3-4% के विड्रॉल से आपकी जरूरत पूरी हो जाती है, तो आप बैलेंस फंड में इन्वेस्ट करें। अगर आपकी इस पे बहुत निर्भरता है और आप डिक्लाइनिंग फेज को विथस्टैंड नहीं कर पाते हैं आराम से, और आपका बाजार में एक्सपीरियंस नहीं है, पहले आपने कभी इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं किया है, आप इसके उतार चढ़ाव को आसानी से नहीं झेल सकते हैं, तब आपको एक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में पैसा लगाना चाहिए, जिसमें 1/4 पैसा इक्विटी में लगा रहता है, 3/4 फिक्स्ड इनकम में लगा रहता है। ये महंगाई से जूझ पाता है, लेकिन ये बहुत जबरदस्त रिटर्न आपको नहीं देगा, लेकिन आपकी शायद वो जरूरत भी नहीं है। जी 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 जी, निश्चित तौर पर। तो अगर इसको मोटे तौर पर समझना चाहें कि किन बातों का ख्याल रखें जब इस तरह के इन्वेस्टमेंट प्लान्स या जो आपके म्यूचुअल फंड्स हैं या जो जब आप इक्विटी की बात करते हैं, तो किन किन बातों का ख्याल रखें कि कैसे ये करें कि एक तो सुरक्षित भी रहे निवेश हमारा, और साथ ही साथ जो आपने कहा ना कि 50,000 रुपये अगर मिलते हैं मंथली, तो वो हमेशा उसी तर्ज पर कारगर नहीं हो सकते, 5 वर्ष 10 वर्ष के बाद ज्यादा की जरूरत हो सकती है। जी जी बिल्कुल। इसके लिए अगर मुझे 4-5 नियम बताना हो, तो सबसे पहला नियम तो ये होना चाहिए कि आपके पास जब समय है तब अधिक से अधिक पूंजी इकट्ठा कीजिए। तो जब आप 30 साल के हैं, 35 साल के हैं, 40 साल के हैं, जब आपके पास अगले 5-10 साल आपकी आमदनी है, 15 साल आमदनी है, जो भी आपके कार्य करने वाली आमदनी और काम का जो फेज है, उसमें ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा करें। और उसके लिए एक म्यूचुअल फंड और एक इक्विटी म्यूचुअल फंड आपके लिए एक अच्छा अधिक पूंजी इकट्ठा करने के लिए वो एक कारगर तरीका है जी। दूसरा, जब आप रिटायरमेंट के कगार पे आ जाए, तो इसका आकलन करें कि आपका इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, आपकी मासिक आमदनी की जरूरत क्या है, और उससे बचा हुआ जो पूंजी है वो इक्विटी में लगे। भारत में एक तीसरा विकल्प भी है कि आप इंश्योरेंस कंपनियां बहुत सारी एन्युइटी आपको देती हैं, लेकिन वहां पे एक नुकसान ये है कि आपकी पूंजी कांस्टेंट रहती है जी, और बहुत महंगी है। अगर आपको अधिकतर एन्युइटीज आपको आज 6% के करीब का रिटर्न दे पाती, लेकिन यहाँ पे नुकसान ये है कि ये 6% आज की पूंजी पे हमें आपकी जिंदगी भर के आजीवन आपको 6% ही मिलता रहेगा जी। तो इससे अधिकतर लोगों की, इस एन्युइटी से अधिकतर लोगों की जरूरत पूरी नहीं होती है, और इसलिए आपको ये जिम्मेवारी खुद लेना पड़ेगा। और ये जो 3 तरीके के हाइब्रिड फंड है, उसमें सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान इंप्लीमेंट करके आप अपनी जरूरत काफी कारगर तरीके से पूरी कर सकते हैं जी। निश्चित तौर पर आपने कहा कि कम उम्र में जब हों तो इस बात का ख्याल रखें कि आगे के लिए रिटायरमेंट प्लान्स किस तरह से होने चाहिए, इसका ख्याल रखें। तो अगर इसी की बात करें तो कम उम्र में अगर पेंशन प्लान्स नहीं चुन पाए और उम्र थोड़ी सी निकल गई, 40, 42, 45 तक पहुंच गए, तो किस तरह से इसको लेंगे कि फिर आगे क्या किया जाना चाहिए, किस तरह से प्लान्स चुनें?
मुझे लगता है कि अगर आप बहुत छोटी सी आमदनी है और आप पैसा नहीं इकट्ठा कर पाते हैं, तो जल्दी से जल्दी आपको एनपीएस का अकाउंट खोलना चाहिए। एनपीएस के अकाउंट में अधिकतर लोग बोलते हैं कि एक बड़ा नुकसान है कि एक बड़ा पैसा आपका फंस जाता है। मुझे लगता है वो नुकसान नहीं है, वो बहुत बड़ा फायदा है। क्योंकि जब आपका पैसा आप नहीं निकाल पाते हैं, एनपीएस की खास बात यह है कि आप अपना पैसा नहीं निकाल पाते हैं जी। रिटायरमेंट के समय आप 60% पैसा निकाल पाते हैं। ये पूरी तरह से टैक्स फ्री है। आपका जब पैसा लग रहा है तब आपको टैक्स की छूट मिलती है, बढ़ता है तब कोई टैक्स नहीं लगता है, जब आप निकालते हैं तब कोई टैक्स नहीं मिलता है। 40% पैसे का ही केवल आपको एन्युटी खरीदना होता है। इस एनपीएस के पीरियड को भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आप 60 के बाद भी अगर कार्यरत हैं, आपको आमदनी की जरूरत नहीं है, तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं 75 साल की उम्र तक, जब आप एन्युटी नहीं खरीदते जी। तो एनपीएस का खाता आपको जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहिए जी जी। और जो एनपीएस का एक छोटे तबके से, अगर एक छोटी सी आमदनी से भी अगर अटल पेंशन योजना, जहाँ पे आपको एक तरह का गारंटीड रिटर्न मिलता है, ये माउंटेड है एनपीएस पे ही जी, लेकिन यहाँ पे आपको गारंटीड रिटर्न मिल पाता है, एक पेंशन मिल पाता है और एक छोटी सी रकम से आप निश्चिंत हो पाते हैं कि कुछ ना कुछ तो आमदनी आपकी होगी। जी जी, निश्चित तौर पर तो हमें उम्मीद है कि आज जो सीनियर सिटीजन्स हैं उन्होंने भी, और जो युवा हैं, जो नए उम्र के लोग हैं, उन्होंने भी इस बात को जाना समझा होगा कि किस तरह से रिटायरमेंट के लिए तैयारी करें और सीनियर सिटीजन्स कैसे निवेश कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया धीरेन जी, आज हमारे पास समय बस इतना ही है इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो मनी मंत्रा के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।